ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना LCR सर्किट तक सब देख लिया था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं LC ऑसिलेशंस के बारे में। हम बात करेंगे आज LC ऑसिलेशंस के बारे में। तो ये है क्या, आप देखो, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इस कैपेसिटर को एक बैटरी के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। हमने इधर एक बैटरी लगा दी जो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। चार्जिंग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ देर के लिए अगर ये 5 वोल्ट है तो अपना पावर लगाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर प्लस प्लस बना के माइनस माइनस बना के इसके अंदर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना देगा, राइट। ये खुद का 5 वोल्ट इसको दे देता है, ये बात हम जानते हैं, और उसके बाद करंट जाना बंद कर देगा। बट अब ये एक टेम्पोरेरी बैटरी की तरह बन के रेडी है, 5 वोल्ट की टेम्पोरेरी बैटरी। अगर हम लोग इसमें के बाद इस बैटरी की जगह, ये चार्ज है, ध्यान रखना अभी चार्ज चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, इसके बाद अगर मैंने यहाँ एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने यहाँ एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अब ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा और करंट सप्लाई करने की कोशिश करेगा इस सर्किट में। मेरी बात ध्यान से समझना, ये करंट की बैटरी की तरह एक्ट करेगा और करंट सप्लाई करने लगेगा इसके अंदर, ठीक है। जब ये करंट इसमें सप्लाई करने की कोशिश करेगा, बट सिंस ये सप्लाई करेगा किसी स्पीड से और ये देगा किसी स्पीड से, बिकॉज हमें बात पता है कि जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ तो करंट पहले दिखाई देता है, बाद में वोल्टेज दिखाई देता है। जब मैं इंडक्टर की बात करता हूँ तो वोल्टेज पहले दिखाई देती है, करंट बाद में दिखाई देती है, मतलब इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो जब ये सप्लाई कर रहा होगा करंट तो इसको करंट नहीं दिखेगा, वोल्टेज दिखेगा, लेकिन जब ये वोल्टेज दिखने लगेगा तब इसको करंट ही देखना पड़ेगा। हो ये रहा है कि इसमें से करंट इसमें जाता है, फिर वापस आता है, फिर इसमें जाता है, वापस आता है, और ये एक तरह का ऑसिलेशन दिखाई देता है हमें ऐसे सर्किट में ऑसिलेशन दिखाई देता है। ऑसिलेशन किस चीज का, चार्ज का ऑसिलेशन। चार्ज जो है वो घूमता रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम जरा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। चलो, इतनी बात थोड़ी सा दिमाग में चल रहा है कि इसके अंदर अगर ऐसा मैंने इसको चार्ज करा और छोड़ दिया तो फिर इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर्ड है ना इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर सर्कुलेट करेंगे और ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आएगा, अभी जब मैं इसका सेकेंड डेरिवेशन करवाऊंगा उसमें बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हो क्या रहा है। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर के पास टोटल Q0 चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है। कैपेसिटर के पास तो चार्ज चिपक जाता है तो उसके पास Q0 चार्ज स्टोर हो रखा है, ठीक है। अब हम इस चीज के अंदर एक बार KVL लगा के देखते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि ये रहा, इसमें करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो माइनस L di/dt लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आया तो मेरे को प्लस Q/C दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली प्लेट देखूंगा जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो = 0। ओके, यहाँ तक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। I की वैल्यू होती है dQ/dt, I की वैल्यू होती है dQ/dt। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जगह लिखेंगे dQ/dt, ठीक है। तो हमारे पास माइनस L d, अच्छा चलो, इन्होंने पता है इसमें एक और पॉइंट जोड़ा, इसमें ये बताओ चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा। एक बार ये सोचो कि इसमें चार्ज बढ़ेगा या कम होगा। अब इस केस में हेलो, सुन रहे हो तुम लोग कि नहीं? हाँ,
चार्ज पहले भर लिया इसने अपने अंदर, अब एज अ बैटरी एक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा करंट के फॉर्म में, तो चार्ज कम होने लग जाएगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? पहले इसने चार्ज इकट्ठा कर लिया था जब तुमने इसको चार्ज करके यहाँ रख दिया, अब जब इसको यूज करोगे तो ये बेचारा एज अ बैटरी एक्ट करेगा और अपने अंदर के चार्ज का इस्तेमाल करेगा करंट बनाने के लिए, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कम होने लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ, जिससे मेरे को पता चल रहा है कि जो चार्ज है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी यहाँ लिख देते हैं। मामा चार्ज कह रहा हूँ, हाँ, प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। यहाँ तक नोट करो ज़रा, फिक्र मत करो, अभी क्लियर इतना नहीं हो रहा होगा एलसी ऑसिलेशन में ऑसिलेशन का क्या मीनिंग है। तुम ये मान सकते हो फिलहाल के लिए कि ये एक जस्ट सर्किट है। ओके, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक सर्किट है। जिसमें एक है और एक सी लगा हुआ है। इस ऑसिलेशन वर्ड को अभी ढंग से समझेंगे। लिख लिया? ठीक है, तो अभी तक ज़्यादा मैं सोचता हूँ, अभी हमारे हिसाब से सिर्फ एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, सिंपल। और इस कैपेसिटर को हमने पहले से चार्ज करके रखा हुआ था, इसलिए इसमें कुछ चार्ज अपने ऊपर उठा के रखा हुआ है। अब ये चार्ज धीरे धीरे फ्लो करेगा, इसलिए इसमें से चार्ज कम होने लगेगा, क्योंकि जब इस सर्किट में कोई और बैटरी नहीं है तो इस बेचारे को कुर्बानी देते हुए अपने चार्जेस का इस्तेमाल करना पड़ता है बैटरी की तरह काम कराने के लिए। इसीलिए I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, I डी क्यू बाई डी टी होता है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि इसमें से चार्ज कम हो रहा है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, तुम्हें नहीं पता करना कि ये सॉल्व कैसे होती है, बट सॉल्व हो के इसका जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, हम हमेशा की तरह इस फाई को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम हर जगह पे इस फाई को जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम सिर्फ ओमेगा टी ले रहे थे। अभी के लिए हम इस फाई को निगलेक्ट ही रखेंगे, फाई को 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर किसी बंदे ने बोला यार दोनों तरफ बाय डी टी कर दो, इसको भी डिफ्रेंशिएशन अपॉन में डी टी कर दो, तो होगा क्या, हमारे पास डी क्यू बाई डी टी होता है I इज इक्वल टू क्यू नॉट, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, और एक माइनस साइन जो आता है, इसको काउंटर करने के लिए हम खुद बोल देंगे करंट की वैल्यू हमने खुद ही लिखी थी, करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। 2 मिनट पहले हमने खुद लिखा था ये बात। तो हम लोग कहेंगे कि माइनस डी क्यू बाई डी टी करो, तभी तो हम इसको करंट बोल सकते हैं। इधर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ आ रही है? माइक ऑन करके बताओ मेरे को दोनों। यामिनी, खुशी, यहाँ तक क्लियर हुआ था कि नहीं, पहले ये बताओ। यहाँ तक तो क्लियर हुआ था यामिनी तुम्हें?
ये एक इक्वेशन है, देखो ये डिफरेंशियल टाइप की इक्वेशन है क्योंकि इसमें किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन हो रहा है, हमें सॉल्व करना नहीं आता पर किसी ने सॉल्व कर दी होगी और इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। ठीक है, हमें नहीं देखना सॉल्व कैसे हुई, इसके बाद हम डायरेक्टली ये स्टेप लिख देंगे। ठीक है, और ऐसा आंसर आएगा, हम लिख देंगे +5, 5 को थोड़ी देर के लिए 0 रखेंगे ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये बन गया था, Q = Q0 cos ωt। हमें इंटरेस्ट है करंट में, हमें इंटरेस्ट है करंट में, तो करंट को निकालने के लिए हम अगर डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ तो करंट निकल जाएगा। dq/dt करंट होता है, लेकिन हमें पता है एक्चुअली -dq/dt करंट है इस केस में। रीज़न तुम्हें समझ आ गया ना, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है पूरे टाइम, इसीलिए इधर मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा -dq/dt की वैल्यू तो मैं लिख दूंगा I, इसके लिए माइनस बाहर, Q0 तो मैंने बाहर निकाल दिया, cos ωt, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sin ओमेगा -sin ωt। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास I = Q0 ओमेगा sin ωt आ गया। ठीक है, या इसमें हम इस पूरी चीज़ को I0 बोल दें तो इसकी इक्वेशन बिल्कुल वैसी बन गई जैसे अभी तक हमें मिल रही थी इक्वेशन, I0 sin ωt। ठीक है, हम लोगों ने इस टाइप के सर्किट में भी I की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, जहाँ पे I0 इज नथिंग बट Q0 ओमेगा। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो? आप तो क्लियर है बातें? अभी तक हमने सिर्फ इस सर्किट को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, सर्किट को सॉल्व किया, उसमें बोलो स्टार्टिंग से सर्किट। हाँ, ऑसिलेशन वाला पार्ट रुक जाओ, ऑसिलेशन वाला पार्ट मैं दोबारा बताऊंगा। अभी तक ऑसिलेशन मत समझो। अभी हमारे हिसाब से वो सिर्फ एक सर्किट था जिसमें एक कैपेसिटर लगा था, एक इंडक्टर लगा था, बस हमने KVL लगाया उसके अंदर। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ वो KVL रखा था हम लोगों ने। ये KVL हम पिछले 3 क्लासेस से देख रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। इतना तो मुझे लग रहा है तुम समझ गए होगे ना। जो तुमने कॉपी में देख लो, तुमने वो स्टेप लिखा था -L/di/dt + q/c = 0। जहाँ तक मेरे को लगता है ये स्टेप तुम्हें क्लियर होगा क्योंकि हम पिछले 2 क्लासेस में लगा चुके हैं और उसी स्टेप को हमने सॉल्व करा है यहाँ तक, पूरा का पूरा यहाँ तक। ठीक है, अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझो कि एक सर्किट था और उसको सॉल्व करके हमने इस इक्वेशन तक लेकर आए खुद को, बस। इसके अलावा तो नहीं डाउट, इस सर्किट को उसको सॉल्व करा कैसे, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो अभी ढंग से समझेंगे एक बार। यहाँ तक नोट कर लिया? चलो, तो अच्छा, अब एक बात याद रखना, अगर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास तो इस रेजिस्टेंस के अंदर तुम्हें याद है एनर्जी स्टोर्ड रहती है, एनर्जी इन रेजिस्टर I² RT, याद आ रहा होगा कुछ ऐसा? 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ये मेरे मुंह से भी सुना होगा। एनर्जी इज इक्वल टू I² RT होता है, याद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये इसके लिए होता था, मतलब इस चीज के अंदर कितनी एनर्जी या तो इससे निकल रही है, डिसिपेट हो रही है, जो भी है। अगर मैंने कहा कि सारे डिवाइसेस सेम स्टाइल में काम करते हैं, मतलब काम करते थोड़ा डिफरेंट है, बस करते यही है, सब लोग किसी ना किसी तरीके से करंट को चेंज कर रहे हैं, तो अगर इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला था तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर की वैल्यू होती है Q²/2C। ठीक है, वैसे ही इंडक्टर के अंदर स्टोर करी हुई जो वैल्यू होती है वो होती है ½LI²। ठीक है, ये बात नोट कर लो।
इसे जल्दी से बना दो। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इंडक्टर, इंडक्टर अगर तुम किसी वायर को ऐसे गोल गोल घुमा दो सोलेनॉइड की तरह तो इंडक्टर बन जाता है। तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तुम यही नहीं बताते इंडक्टर है। देखो अभी तक जब तक इसके अंदर ये था, तुमने पता है इन दोनों के केस में जो करंट है वो वाटलेस करंट बोला था मैंने, क्योंकि वो पावर नहीं वेस्ट करते थे। सिर्फ रजिस्टर है जो पावर वेस्ट करता है, बाकी सब सिर्फ पावर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर एक सर्किट में मैं इसको ना बनाऊं और सिर्फ बाकी दोनों रहने दूं तो इसमें पावर बाहर नहीं जाती, इसमें पावर सेव्ड रहती है। यूँ बोले तो इस सर्किट में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। अगर मैं सिर्फ यही सर्किट बना दूं तो इस सर्किट में एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ पा रहे हो? अगर किसी चीज के अंदर रेजिस्टेंसेस नहीं है तो ना तो वो चीज गर्म होती है, ना वो चीज ना वो चीज एनर्जी देती है। इसका मतलब जो उसके अंदर की एनर्जी है वो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं यूज होती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए इस केस में जो एनर्जी है वो पूरे टाइम कंजर्व्ड रहती है अगर उसमें इंडक्टर या कैपेसिटर जैसी चीजें लगी हुई हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली कंजर्व्ड रहेगी। तो आप छोटा सा हेडिंग डाल दो एलसी ऑसिलेशंस के अंदर ही, टोटल एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस रिमेन कांस्टेंट। अब होता ये है, एक बात बताना, ध्यान से सोचना मेरी बात। इसके अंदर स्टार्टिंग में सारी की सारी एनर्जी है। इस चीज के अंदर एनर्जी होगी Q²/2C। एग्री? मैंने अभी दिखाया था ये होती है, और उस टाइम हमारे पास पता है मैक्सिमम चार्ज Q0 है। तो इसके अंदर अभी जस्ट जैसे तुमने इसको चार्ज करके इसके अंदर कनेक्ट किया, इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होगी। फिर एक बात बताओ, ये अगर Q इसमें क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इसके अंदर जो Q है वो कम होगा कि बढ़ेगा? ये बताओ सर्किट में लगाने के बाद। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सर्किट में कैपेसिटर लगा रखा है, जब इसको चार्ज करके लाया था तब इसके अंदर Q0 करंट था, और इसका मतलब इसके अंदर अभी एनर्जी इतनी होगी स्टोर्ड। बट इसको चार्ज के इसमें यहाँ लगा दिया तो अब क्या होगा कि ये जो Q है क्या ये कम होगा या ज़्यादा होगा? इसके अंदर जो चार्ज है वो कम होगा, राइट? अगर तुम लोगों के पीछे कोई शोर नहीं है ना तो आई कैन से कि तुम लोग एक बार अपने माइक मेरे साथ ऑन रख लो ताकि तुम्हें मेरे साथ सब कुछ समझ आता रहे। तो अगर इसके अंदर Q की वैल्यू कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है तो इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो माँ, एक बार बाहर के बच्चों को जरा डांटो यार, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा नॉइज हो रहा है। खेल रहे थे तो मैं मना नहीं करता था पटाखे से। यार हाँ अब बोलो, सॉरी। अरे पता है बच्चे हैं यार, देखो नॉर्मली खेलते रहते तो मैं कुछ नहीं कहता, बट पटाखों से सच में दिक्कत हो रही है। पढ़ा रहा हूँ तो बल्कि इसमें डिस्टर्बेंस होता है। चलो अच्छा, खुशी माइक ऑन रखो अपना, यामनी माइक ऑन करो। अब एक बात देखो, अगर Q की वैल्यू इसमें कम होती जाएगी, इसके अंदर Q की वैल्यू कम हो रही है
तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होगा? एक बात बताओ, अगर इसकी एनर्जी कम होगी, जितना ज्यादा क्यू, अब एक बात बताओ, अगर पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे तो इसके पास उस हिसाब से एनर्जी थी, बट अब इसमें से 10 में से इसके पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले गए, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में होंगे तो उससे करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, इनिशियली जब तुमने जस्ट इन दोनों को जोड़ा था तब सर्किट में करंट जीरो था, क्योंकि अभी अभी तो करंट, अभी तुमने सर्किट जोड़ा है, ठीक है, और जैसे सर्किट जोड़ा तो इसके अंदर से जो क्यू है, चार्ज है, वो धीरे धीरे बाहर जाने लगेगा। अब क्यू से अगर चार्ज बाहर गया तो क्या होगा? कुछ टाइम के लिए बाहर अगर जाने लगेगा चार्ज, तो फिर ये जो वैल्यू गिरती जाएगी, ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी कम होने लगेगी, लेकिन जो चार्ज बाहर जा रहा है वो क्या बना रहा है? करंट। अगर कोई चार्ज बाहर जाके करंट बना रहा है तो इस इंडक्टर की एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए। देखो, Li²/2, यानी कि ये आई पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? तो हो ये रहा है कि इसमें और इसके एनर्जी का सम हर सेकंड कांस्टेंट रहने वाला है। अब तुम लोगों को अंदाजा लग रहा होगा। अब इसको ऑसिलेशंस क्यों बोलते थे हम लोग, उसको समझ लेते हैं दोबारा। इसके अंदर से जब एनर्जी जीरो होगी तो सारी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई होगी? इसमें। और जब सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई होगी, उसके बाद फिर से इसमें ट्रांसफर होनी स्टार्ट होगी, ठीक है, और फिर से ही इसमें ट्रांसफर होगी, और फिर से इसमें ट्रांसफर होगी। ये ऑसिलेशन नहीं लग रहा तुम्हें? इमेजिन करो, यहाँ पे बैठा है तुम्हारे पास कैपेसिटर, यहाँ पे बैठा है तुम्हारे पास इंडक्टर, ठीक है, और इन दोनों के पास है बीच में एनर्जी। धीरे धीरे पहले सारी एनर्जी इसके पास थी, अब ये एनर्जी धीरे धीरे इसके पास चली गई सारी की सारी। अभी फिर वापस आए तो धीरे धीरे फिर एनर्जी इसके पास आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। ये क्या है यार? ये तो एक ऑसिलेशन है ना। कोई चीज ऐसे 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 से मूव कर रही है, ये क्या है? ऑसिलेशन। इसीलिए एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है इस सेटअप के अंदर। पहले एनर्जी इसमें थी, फिर धीरे धीरे इसमें जाएगी, फिर वापस इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, और ये चीज एक ऑसिलेशन का पैटर्न फॉलो करती है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप थोड़ा बहुत समझ आया कि मैं एलसी ऑसिलेशन टर्म क्यों यूज कर रहा था इसके लिए? तो अब एक बार के लिए तुम इसको नोट करो, चाहो तो ये फिगर बना सकते हो तुम लोग, और ये दोनों बातों को लिख लो, ठीक है। और अभी हम डेरिवेशन करेंगे ये बताने के लिए कि एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है एट एनी टाइम t। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा ना एलसी ऑसिलेशन का मीनिंग क्या था। पहले मैंने एलसी सर्किट बताया, अब एलसी ऑसिलेशन समझा रहा हूँ। चलो अब हम जरा उस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं एक बार के लिए। नहीं, डेरिवेशन से पहले एक और छोटी सी चीज देख लो कि इस सर्किट में कौन कौन सी चीजें ऑसिलेट कर रही हैं। अभी तक हमने देखा इस सर्किट में एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। पहले सारी एनर्जी इसमें थी, फिर धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर हो गई, फिर इसमें चली गई, फिर इसमें चली गई। दूसरी चीज, इसमें चार्ज का ऑसिलेशन भी हो रहा है। पहले सारा चार्ज इसमें था, फिर वो सारा का सारा चार्ज
कन्वर्ट हो गया करंट में, यानी कि चार्ज Q से बिल्कुल जीरो हो गया और उसके बाद वापस वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आके जमा होने लग गया। तो वो जितना तुम्हारे पास करंट था वो सारा का सारा करंट अब Q में चला गया। इमेजिन कर पा रहे हो मेरी बात को? पहले Q इतना पूरा भरा हुआ था, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा लिमिट है, ये 10 इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, फिर धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन गिरने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर गिरने लगा। पहले 10 से 5, 6, 4, 5, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा करंट फ्लो करने में लग गया। लेकिन तुम्हें पता है कुछ सेकंड तक जब जैसे करंट फ्लो करेगा तो ये क्या स्टार्ट कर देगा, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया। अगर ये डिस्चार्ज होता है तो फिर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो करते थे हम लोग, जब इसको बैटरी से जोड़ते थे तो भी यही करता था, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रोक लेता था। और जैसे ही इसमें अब देखो एक पॉइंट आया होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन खत्म, अब जैसे ही वो करंट मैक्सिमम हो गया, अब ये करंट में से इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने पास डिपॉजिट करेगा। तो इसमें फिर से इसमें चार्ज मैक्सिमम जाएगा एक एक करके। मतलब पहले सारा इलेक्ट्रॉन था वो धीरे धीरे करंट में गया, सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए इसके पास। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन को स्टोर करेगा जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन 10 के 10 अपने पास ना ले ले। अब फिर से इसने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब मैक्सिमम लिमिट पे है, अब ये फिर से उन 10 इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजना स्टार्ट करेगा। तो क्या हुआ, ये भी तो ऑसिलेशन है। नंबर ऑफ जो टोटल चार्ज है वो भी तो ऑसिलेट कर रहा है। टाइम के साथ पहले चार्ज कम हुआ, फिर बढ़ने लग गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ने लग गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ने लग गया। ये क्या है, ये भी तो ऑसिलेशन है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? तो ये दूसरी चीज है जो सर्किट में ऑसिलेट करती है। तीसरी चीज भी है, करंट। अरे भैया जब तुमने स्टार्टिंग में इसको लगाया तो करंट तो था ही नहीं, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन देने लग गया, तो इसमें से चार्ज कम हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्किट में बढ़ रहे हैं। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो पहले पहले करंट जीरो था, अब करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जब करंट बढ़ गया, फुल हो गया, तो उसके बाद इसने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन लेने स्टार्ट कर दिए, अब करंट फिर से धीरे धीरे कम होगा। जब इसमें फिर से सारे इलेक्ट्रॉन फुल हो गए तो ये इधर से फिर वापस भागेगा, फिर से करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, करंट कम होने लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, कभी करंट कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कर रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या है, फिर से ऑसिलेशन। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? तो इसीलिए एलसी ऑसिलेशन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एलसी सर्किट है उसमें तीनों चीजें ऑसिलेट करती रहती हैं पूरे टाइम, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर तो ये जो ऑसिलेशन कभी रुकेगा ही नहीं। दिमाग में तो यही आ रहा है तुम्हारे कि भैया ये तो पूरे टाइम चलता रहेगा, कभी ऑसिलेशन रुकेगा नहीं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली तुम्हें पता है प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो इन्फिनिट टाइम तक चलती ही रहे। क्यों होगा, क्योंकि इधर जो वायर्स लगे हैं, इन वायर्स में रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? और जैसा कि मैंने कहा, रेजिस्टेंस इस एनर्जी को यूज करके हीट के फॉर्म में बाहर फेंक देता है, तो एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी? एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहेगी। अगर एनर्जी कंजर्व नहीं है तो पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, अगली बार तक जब ये सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं सेटल हो गया होगा या कहीं बाहर चला गया होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस ने उस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया होगा जो इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है। तो एक टाइम के बाद ये सारा सिस्टम रुक जाएगा, सारा ऑसिलेशन रुक जाएगा, जस्ट लाइक योर पेंडुलम। तुम्हारा पेंडुलम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता, पर क्यों रुकता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, आसपास हवा है जो इसको धीरे धीरे स्लो करती रहती है। बिल्कुल सेम इसके साथ है, रास्ते में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब बहुत सारा तो नहीं, बट वायर्स में रेजिस्टेंस होता है, ऐसा तो कोई वायर नहीं ना इसमें रेजिस्टेंस हो ही ना। इसीलिए ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलती, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली चलनी चाहिए। अगर तुम्हें बात कहीं नोट करनी है तो नोट कर सकते हो कि प्रैक्टिकली द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, DAMPED। डैम्प्ड का मतलब यही होता है कि उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, टिंग 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 रुक गया, इसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जो आइडियल ऑसिलेशन होती है वो टिंग 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 चलती रहेगी पूरे टाइम, ठीक है। दीज ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, क्यों? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लो इसको, कहीं ऐसा लिखना चाह रहे हो तो।
लिख लिया? अब हमें चलना है टोटल एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस रिमेन्स कांस्टेंट, इसके डेरिवेशन पे हमें बताना है कि इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है एट एनी टाइम, मतलब मैं किसी भी टाइम पे देख लूँ। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन इंडक्टर। एनर्जी इन कैपेसिटर होता है Q²/2C, एनर्जी इन इंडक्टर क्या होता है? हाफ LI²। अभी हम पिछले डेरिवेशन से Q की वैल्यू लेकर आए थे, याद करो, Q0 cos ωt, याद है? खोल के देख लो चाहे। अभी जस्ट हमने जो पहली सर्किट से डेफिनेशन निकाली थी, सर्किट में जो हमने वैल्यूज निकाली थी उसमें ये लिखा था 1/2 L, I की जगह लिखा था I0 sin ωt और इसका स्क्वायर। मैंने सिर्फ उन वैल्यूज को इधर पुट मारा है। Q इज इक्वल टू Q0 cos ωt हम निकाल के आए थे, इसको यहाँ पुट कर दिया, और I इज इक्वल टू I0। तो एक सेकेंड चलो, खोलते हैं इसको। ये हो गया Q0² cos² ωt/2C प्लस ये हो गया L I0²/2C sin² C कैसे लिखे? C नहीं है, ठीक है। इक्वल टू Q0/2C cos² ωt प्लस L/2 I0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q0 ओमेगा, याद करो, स्क्वायर sin² ωt। यहाँ तक नोट करो, ये I0 की जगह Q0 ओमेगा लिखा, क्योंकि ये भी हमने पहले ही देखा था। अच्छा चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक इतना नोट कर लिया। इन दोनों में मेरे पास Q0 की वैल्यू आ गई, एक ओमेगा से फंस रहा है, और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। ये कहाँ पढ़े थे? कहीं ना कहीं मैं बताया हूँ शायद ये वाली बात। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC कहाँ बताई थी? कहीं तो बताई थी। तुम लोग भी देखो, ये बताई तो थी, मेरे को इतना याद तो है, बट हाँ तो वो ध्यान नहीं आ रहा। इधर बताई थी। तुम्हें याद आ रहा है? पलट के देखो कॉपीज में अपनी। सर्किट इसका मेरे को दिख नहीं रहा किधर गया, नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन के लिए, और ये रिलेशन होता है। मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि किस डेरिवेशन के साथ था ये रिलेशन। अगर मैं तुमको नहीं लिखवाया तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये किस डेरिवेशन के साथ था ये वाला रिलेशन।
जो मेरे से मिस आउट हो गया। चलो मैं इसको एक बार चेकआउट करता हूँ। ये रिलेशन अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर मेरे को भी देखना पड़ेगा किस डेरिवेशन के साथ करवाना था इसको। मेरे को अपनी नोट्स में भी नहीं दिखाई दे रहा। है ना, तो ये तो नहीं थी। हाँ, चलो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे से इसको डिराइव कर रहा हूँ। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इस डेरिवेशन को यूज़ कर लो, मैं देख के बता देता हूँ कहाँ पे था। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये क्यू नॉट का स्क्वायर था ना यहाँ पे। हाँ, क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एल बाई 2 क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय अंडर रूट एल सी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू सी, और एल का स्क्वायर करोगे तो इधर जो एक ऊपर एल है और एक जो नीचे एल है, एक दूसरे को काट देंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसमें बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक सारे की सारी वैल्यूज में टाइम का टर्म आ रहा था, अब वो टाइम का टर्म ही एग्जिट हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही डेरिवेशन था। चलो इसको नोट कर लो फिलहाल के लिए। नोट कर लिया।